हेलो स्टूडेंट्स। हम अपने चैनल पर फिर उपस्थित हैं कुछ नया लेकर। आज हम बात करेंगे आपसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली टॉपिक लेकर के आए हैं हम फिजिक्स सब्जेक्ट से। और फिजिक्स सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर को हम छोटी छोटी वीडियो के रूप में, छोटे छोटे एपिसोड्स के रूप में आज से हम आपके पास पहुंचाएंगे। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का टोटल कोर्स वीडियो रूप में आप प्राप्त करते रहें। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, लगातार इन वीडियो को देखते रहेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ फर्स्ट ईयर का टोटल कोर्स आपको वीडियो के रूप में एक अच्छी तरीके से जैसे समझाते हैं उसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। बस आपको करना क्या है, प्रतिदिन वीडियो देख करके उसमें जो मैंने समझाया है उसको अपने नोटबुक पर आप नोट करते रहें और नोट करने के बाद उसको टाइम टू टाइम समय के अनुसार उसे धीरे धीरे करके याद करते रहें। कोई बात समझ में ना आए तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप उन्हें उसको पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसको कंसल्ट कर सकते हैं। चूँकि मेरे चैनल पर वीडियो कई कैटेगरी की हो गई हैं, जैसे 12th फिजिक्स हो गई, 12th केमिस्ट्री हो गई, हाई स्कूल हो गया, 9th हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग हो गई। तो कई सारी वीडियो होने के कारण वीडियो को ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए हमने आपके लिए सुविधा कर दी। उस सुविधा में क्या किया हमने कि आप मेरे चैनल पर जा करके, चैनल तो आप मेरा खोल ही लेंगे, चैनल आपको पता भी होगा मेरा चैनल क्या है यूट्यूब पे। उस चैनल को खोलने के बाद जैसे ही आप चैनल को ओपन करेंगे, ऊपर कई पॉइंट आते हैं जिसमें एक पॉइंट आता है प्ले लिस्ट का, प्ले लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, चैनल खोलने के बाद प्ले लिस्ट को खोल लें, ओपन कर लें। और प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो कई फोल्डर लिखे मिलेंगे आपको, कई फोल्डर मिलेंगे। जिस फोल्डर में आपको लिखा होगा 12th के लिए वीडियो, फर्स्ट ईयर के लिए वीडियो, 10th के लिए वीडियो, 9th के लिए वीडियो, ऐसे करके आपको अलग अलग फोल्डर आपको लिखे मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं तो केवल आप फर्स्ट ईयर फोल्डर को ही ओपन करें, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर की टोटल वीडियो आपको मिल जाएंगी फिजिक्स से संबंधित। दरअसल फर्स्ट ईयर को मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा और फिजिक्स भी। तो फर्स्ट ईयर के लिए आपको मेरे चैनल पे दो फोल्डर मिलेंगे, एक केमिस्ट्री का मिलेगा और एक फिजिक्स का मिलेगा। अगर आपको फिजिक्स की वीडियो देखनी है, फिजिक्स का कोर्स पढ़ना है, तो आप केवल फिजिक्स के फोल्डर को ओपन करें, और केमिस्ट्री का पढ़ना है तो केमिस्ट्री के फोल्डर को ओपन करेंगे। इससे क्या होगा कि सारी वीडियो आपके सामने ना आकर के, आपको मिक्स ना होकर के सारी वीडियो केवल आप ही के मतलब की, आप ही के काम की वीडियो आपको मिलेगी। आपका समय बचेगा और आपको वीडियो जल्दी से हाथ लग जाएगी। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यानी कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। और उसमें भी सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, और सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे आता है भौतिक जगत। और भौतिक जगत में जो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, वो क्वेश्चन है प्रकृति में कौन कौन से मूल बल, प्रकृति में कौन कौन से मूल बल पाए जाते हैं, और प्रत्येक को संक्षिप्त में समझाना है। दरअसल प्रकृति में बहुत सारे बल हैं, लेकिन उसमें से भी मूल बल कौन कौन से हैं, हम सिर्फ केवल मूल बलों की बात करेंगे। तो आंसर में जवाब दिया है प्रकृति में 4 मूल बल पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। इनमें से कुछ बल आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ रखे हैं। देखिएगा, जब से सबसे पहला आती है बात गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपने 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा होता है क्षीण नाभिकीय बल। ठीक है, तो ये प्रकृति में पाए जाने वाले 4 मूल बल होते हैं। अब इन चारों के चारों मूल बलों को हमें पढ़ना है बारी बारी से करके। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है, इनका फार्मूला क्या होता है, इन सारी बातों की जानकारी हम इसी क्वेश्चन में लेकर के आए हैं आपके लिए। बस आप एक बात का जरूर ध्यान रखें, जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँ आपको, वैसे वैसे सारे नोट्स अपनी कॉपी पर नोट्स नोट्स बनाते चले जाएं, लिखते चले जाएं उसको। और लिखने के बाद पूरा प्रयास करें कि वो आपकी समझ में आ जाए। आप उसमें ध्यान से अगर समझोगे तो मैं तो मानता नहीं हूँ कि आपको समझ में ना आए। अगर आप ध्यान से समझोगे तो 100% आपको समझ में तो जरूर आएंगे। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं कि अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स में हमें दोबारा से करके भेज सकते हैं कि सर ये टॉपिक आप हमें दोबारा से बता दें, थोड़ा धीमे करके बता दें। हो सकता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा जा रही हो, या स्पीड कम जा रही हो, या आपके रीजनेबल नहीं हो सकता है कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे थोड़ा करके बताएंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको उसी रो में, उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में, उसी क्रम में करके आपको मैं बताऊंगा। तो हो सकता है दोबारा से करके वो फिर समझ में आ जाए आपको। ना समझ में आने का तो मतलब नहीं हो सकता, आप में वो समझने का जज्बा होना चाहिए और मुझ में समझाने का होना चाहिए। तो निश्चित रूप से समझ में तो आएगा ही आएगा 100%।
ठीक है। तो बस उसको नोट्स बनाते रहें, नोट्स बना करके उसको, जैसे आज नोट्स बनाए शाम को उसको अपना याद कर लें, या शाम को नोट्स बनाए तो अगले दिन ये क्रम बना लें, पहले हमें याद करनी है, अगली वीडियो को तभी देखना है, फिर दूसरी वीडियो को देखें, दूसरी वीडियो का नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद फिर उसको याद करें, कहीं कोई बात समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोलें, ठीक है। इस तरीके से करके आप क्रमबद्ध तरीके से करके लगातार आप पढ़ते रहें। मैं वादा करता हूँ अगर आप इसी तरीके से क्रम बना करके पढ़ते रहेंगे तो सारा फिर इसका टोटल कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा और याद भी हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इसका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने 4 बल आपको बताए, जिनमें से पहला बल कौन सा था? गुरुत्वाकर्षण बल था। तो सबसे पहले मैं गुरुत्वाकर्षण बल की ही बात करता हूँ। देखिएगा, प्रकृति में गुरुत्वीय बल एक आकर्षण बल होता है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। समझ रहे बात को? यानी प्रकृति में जो गुरुत्वीय बल होता है ना, गुरुत्वीय बल तो आप जानते ही हो, कोई वस्तु आप ऊपर को फेंकते हो पृथ्वी से, तो वो कहाँ आती है? सीधे पृथ्वी की ओर वापस आती है, यही तो गुरुत्वीय बल है। गुरुत्व गुरुत्व अपने केंद्र की ओर को, यानी पृथ्वी अपने केंद्र की ओर को खींचती है ना प्रत्येक वस्तु को, ठीक है, वही तो गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन ये आकर्षण का होता है, आकर्षण का तभी तो वस्तु उसकी ओर को आ रही है, वरना उससे दूर न जाती। आकर्षण का है, इसलिए आकर्षण का भी है और गुरुत्व द्वारा लग रहा है, तो इसलिए पूरा नाम उसका क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, ठीक है। इसको समझा है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सदैव उनके द्रव्यमानों के तो गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए दो पिंड हैं, ठीक, जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, तो हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल सदैव दोनों पिंडों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, निर्भर तो करेगा क्योंकि उसका समानुपाती होता है, निर्भर ना करने का तो मतलब नहीं होता, जब समानुपाती होता तो निर्भर तो करेगा ही करेगा। पृथ्वी के अधिक द्रव्यमान के कारण पृथ्वी पर स्थित सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं। इस संबंध में न्यूटन ने निम्नलिखित नियम दिया था, यानी किन्होंने दिया था ये नियम? न्यूटन ने दिया था। देख लीजिए क्या नियम था, ये गुरुत्वाकर्षण नियम की बात कर रहे हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सदैव उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम तो ये है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है या गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो इतना होता है। इसके लिए एक चित्र द्वारा हमने समझाया भी, देख लीजिएगा। मान लीजिए दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्रम से m1 है और ये m2 है और बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है, राइट। तो हमने इसको समझाया, देख लीजिए, जैसे कि ऊपर नियम ने बोला था कि इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल होगा या गुरुत्व बल होगा, वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। तो बल को तो F से प्रदर्शित करते हैं और द्रव्यमान m1 m2 माने हैं, तो इनके गुणनफल, बिंदु का मतलब गुणनफल ही तो होता है, इनके गुणनफल के समानुपाती हो गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, ठीक है। और दूसरी बात क्या करते हैं ये, तथा दूसरी बात क्या कहते हैं, यही बल जो होता है उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दूरी कितनी थी? r था, r थी ना दूरी, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो बना पौन है तो व्युत्क्रमानुपाती हुआ ना, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन नंबर इसको हमने क्या कह दिया? सेकंड कह दिया। अब हमने क्या कह दिया? दोनों समीकरणों को मिला दिया, तो मिलाएंगे तो क्या होगा? m1 m2 तो ऊपर था, तो m1 m2 ऊपर आ जाएगा और r स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो f समानुपाती आ जाएगा m1 m2 बटे r स्क्वायर। और आपको ये पहले से ही पता होगा, बताया गया होगा निश्चित रूप से, किसी ने जरूर समझाया होगा कि जब भी समानुपाती हटा करके बराबर लगाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो f समानुपाती का निशान हटाया, उसकी जगह बराबर आ गया, और जैसे ही बराबर लगाया तो हमने ये कांस्टेंट लगा दिया, f बराबर k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ k जो होता है वो कैपिटल G होता है, जहाँ G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो k की जगह हमने क्या रख दिया? ये G रख दिया, तो f बराबर आ गया कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फार्मूला होता है वो F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, और हमेशा दो पिंडों के बीच ये कार्य करता है, और ये इसकी जो प्रकृति होती है हमेशा आकर्षण की होती है। यहाँ पे आप G की वैल्यू दे भी रखी है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मैंने बताया है, उसका जो वैल्यू होती है निश्चित मान होता है, क्योंकि एक नियतांक वैल्यू है तो इसका तो निश्चित मान होएगा ही होगा। तो निश्चित मान जो होता है वो 6.67 और 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये जी की परफेक्ट वैल्यू होती है, इस तरीके से करके हो गया। अब बात करते हैं दूसरे बल की। दूसरा बल कौन सा होता है? दूसरा बल आता है हमारे पास ये चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, आप जरा समझ लीजिए विद्युत चुंबकीय बल को भी। विद्युत चुंबकीय बल दो आवेशी कणों के बीच लगने वाला बल होता है, ठीक है। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। समझ रहे हो बात को? ये आपको पता है। ये आवेशित कण विरामावस्था में हो तब उनके बीच कार्य करने वाला बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। यानी अगर ये दोनों के दोनों आवेश अगर स्थिर हैं तो वही बल जो कहलाता है विद्युत बल, ना क्या करके पूरा नाम हो जाता है स्थिर विद्युत बल कहलाता है। इस बल का अध्ययन सबसे पहले कूलाम ने किया था, इसलिए इसे कूलाम के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नियम क्या था, कैसे इसका फार्मूला निकालेंगे, ये अब बताते हैं आपको। देखिए ये क्या है, दरअसल कूलाम का जो नियम है वो ये है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। अब यहाँ आकर्षण प्रतिकर्षण क्यों कहा गया है आपको पता है?
अगर दो आवेश अगर सेम प्रकृति के होंगे, ये सेम प्रकृति का मतलब दोनों पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे, यानी धनात्मक और धनात्मक आवेश होंगे, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है। और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होगा तो आकर्षण होता है। तो हम जो है आवेश ले रहे हैं वो दोनों एक जैसी प्रकृति के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही लिख दिए। ठीक है, चाहे आप कैसे भी आवेश ले लीजिएगा, सेम प्रकृति वाले भी या फिर विपरीत प्रकृति वाले भी। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिद्धांत है, ये नियम है कूलॉम का। अब इससे इन्होंने फार्मूला कैसे बनाया इसका आप जरा देखते जाइए। तो हमने इसके लिए क्या करा, दो स्थिर बिंदु आवेश ले लिए, एक Q1 और एक Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक, तो ये नियम क्या कहता है कि इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो हमेशा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, जैसा कि उन्होंने कहा था अभी तो सिद्धांत में बताया उन्होंने, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। तो F समानुपाती Q1 Q2 हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। तथा यही बल इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक हो गया, तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया समीकरण सेकंड। अब दोनों को मैंने इक्वेशनों को मिला दिया, फर्स्ट और सेकंड को जैसे मिलाऊंगा तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आ जाएगा। और आपको पता है समानुपाती हटा के जब बराबर लगाऊंगा तो कोई ना कोई तो कांस्टेंट लगाऊंगा, अभी तो बताया मैंने तुम्हारी, ये पता भी है आप लोगों को पहले से। तो F बराबर कितना आ गया, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया। K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान कितना होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K होता है। 1 ये पूरा इसका मान है K का, ध्यान रहे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K, ये एप्सिलॉन 0 होता है, एप्सिलॉन 0 आप ध्यान से सुनेंगे इसको, एप्सिलॉन 0 होता है इंटू K। एप्सिलॉन 0 जो होता है वो निर्वात की निरपेक्ष वैद्युशीलता होती है, और K जो होता है माध्यम का पैरावैद्युतांक होता है, जिसकी कंप्लीट वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10⁹, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका तो मान एक फिक्स वैल्यू होगी और वो फिक्स वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, और मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। ठीक हो गया, बस अब हमने क्या किया, F बराबर ये ऊपर जो K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख दिया, तो F बराबर आ गया हमारे पास ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इतने न्यूटन। तो ये आ जाता कूलॉम का नियम, या फिर ये कह लीजिए विद्युत चुंबकीय बल के लिए ये सूत्र आ जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये आ गया हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल के लिए फार्मूला। ओके, अब बात करते हैं तीसरे बल की। यहाँ पे हम बात करेंगे तीसरे बल की। तीसरा जो बल होता है वो प्रबल नाभिकीय बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल, आप समझ लीजिए इसको, प्रबल नाभिकीय बल कौन सा होता है। दरअसल नाभिक के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक साथ बांधे रखने वाले बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। आपको पता है परमाणु के भीतर छोटा सा स्थान होता है जिसे नाभिक बोलते हैं, और नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन को प्रोटॉनों के साथ, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉनों के साथ, और न्यूट्रॉन को प्रोटॉनों के साथ बांधे रखने के लिए जो बल प्रयुक्त होता है ना अंदर, वही नाभिकीय बल होता है। भाई अपना आप सोचिए, खुद सोचिएगा जरा, नाभिक बहुत छोटा सा होता है जिसकी रेडियस जो होती है 10⁻⁻15 मीटर की होती है, यानी 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की मात्र होती है। -15 कह रहा हूँ मैं, 15 नहीं, -15। अब आप सोचो कितनी छोटी होती होगी। और उसके भीतर अनेकों प्रोटॉन और अनेकों न्यूट्रॉन रहते हैं। आपको पता है एक प्रोटॉन पर धनावेश होता है, तो अगर मान लो 10 प्रोटॉन भी हैं तो 10 धनावेश होंगे। और आपको पता धनावेश और धनावेश के बीच प्रतिकर्षण लगता है, तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे, लेकिन फिर भी वे दूर न जा करके बल्कि वे एक दूसरे को आपस में बांधे रखते हैं। तो जिस बल से वे आपस में बंधे होते हैं बस उसी बल को हम क्या कह देते हैं, नाभिकीय बल कह देते हैं, या प्रबल नाभिकीय बल कह देते हैं। और ये बल आकर्षण के बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल ये है बल आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो सकता क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण होते हैं। समझ लेना बात को, यानी ये बल बहुत प्रबल है, इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण बल तो हो नहीं सकते। तो इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण ना होकर के बल्कि कौन से बल होते हैं, नाभिकीय बल होते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल चूंकि क्षीण होता है और ये बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये इनके अंदर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं रहता है। यह बल प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से लगभग कितने गुना अधिक प्रबल होते हैं, 100 गुना अधिक। देख लेना जरा ध्यान से, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यानी ये जो प्रबल नाभिकीय बल होते हैं वे विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक प्रबल होते हैं, परंतु अत्यंत लघु परासी होते हैं। लघु परासी का मतलब होता है बहुत कम दूरी तक काम करते हैं। होते तो बहुत ज्यादा प्रबल हैं परंतु बहुत कम दूरी तक काम करते हैं। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल जो तीसरे प्रकार के थे। अब चौथे प्रकार को और समझ लीजिए, जो कि लास्ट प्रकार है। ये होते हैं क्षीण नाभिकीय बल। ऊपर बताया प्रबल नाभिकीय, ये होते हैं क्षीण नाभिकीय बल। कुछ नाभिकीय घटनाओं जैसे रेडियोएक्टिव नाभिक में अल्फा बीटा का विघटित होना मतलब क्षय होना तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। ठीक है, यानी नाभिकीय कुछ नाभिकीय घटनाएं ऐसी भी होती हैं जैसे कि अल्फा और बीटा कणों का क्षय होना है, यानी विघटित होना है, अल्फा बीटा कणों के रूप में टूटना है। तो ऐसी घटनाओं के बीच कार्य करने वाला बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। क्षीण नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है परंतु विद्युत चुंबकीय बल से क्षीण होता है। समझ रहे बात को, इस तरीके से करके। तो ध्यान रहे इस बात का कि क्षीण नाभिकीय बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से तो प्रबल होता है
परंतु विद्युत चुम्बकीय बलों से क्षीण होता है। तो इस तरीके से प्रकृति में पाए जाने वाले ये हमारे 4 बल होते हैं, जो मूल बल मैंने बताए, 4 मूल बल हो गए। ठीक हो गया, इन चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। अब उसके बाद नए क्वेश्चन के साथ या नए टॉपिक के साथ, चैप्टर तो यही रहेगा लेकिन टॉपिक चेंज रहेगा, हम फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आप लगातार हमारी वीडियो से मिलते रहें और लगातार अपने कोर्स को कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद।